गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल के अध्याय नंबर 2 को, और यहाँ पर इसे हम लोग नोट्स से पढ़ने वाले हैं। तो यदि तुमने नोट्स नहीं बनाया तो तुम मेरे साथ नोट्स बना सकते हो, और तुम नोट्स को खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद भी सकते हो। और इसका जल्द ही हम लोग एक और नया एनसीईआरटी का भी वर्जन लाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी प्लस नोट्स दोनों से भी वीडियो में बना दूंगा, तो उसमें आने में टाइम है। यहां पर जो भी बातें बताई गई एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताई गई हैं, और यदि तुम इसको बनाते हो अपना नोट्स तो एकदम बेहतरीन और बेस्ट नोट्स तुम्हारा बनने वाला है। तो इस वीडियो में पढ़ने से भाई क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला तो भाई तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा, जैसे तुम जानते हो। दूसरा क्या फायदा होगा, जितना भी यहाँ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है उसको मैं बताता चलूंगा। और तीसरा, जितने भी क्वेश्चन आंसर बनने होंगे उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है ये चैप्टर। तो इसको पूरा तुम लोग चैप्टर को देखो। चैप्टर का क्या नाम है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो हम लोगों ने पढ़ा है वन क्या है, वन भी एक संसाधन है, और वन में जो जीव जंतु रहते हैं जिसे वन्य जीव कहेंगे, वे भी क्या है, एक संसाधन है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्स और बहुत सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। चलो देखते हैं क्या क्या भाई यहाँ पर पढ़ना है, क्या क्या समझना है, क्या क्या याद करना है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इस अध्याय में हम वन एवं वन्य जीव से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या करेंगे, समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको याद करने का कोशिश करेंगे। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं वह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा है। जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर जोंक तक, छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े वट वृक्ष तक, चूहे गिलहरी से लेकर हाथी तथा छोटे छोटे मछलियों से लेकर बड़े बड़े ब्लू व्हेल तक सभी पृथ्वी पर एक साथ रहते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें अपने पृथ्वी की, तो पृथ्वी एक विशाल जैव विविधता का केंद्र माना जाता है। यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इन जो विविधता है, मतलब अलग अलग के जो पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे ही हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो ये तो तुम पहले से भी जानते होगे। आगे बोल रहा है कि भाई जैव विविधता को कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर किसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं, तथा जीव जंतु होते हैं, उनकी जातियों की विभिन्नता को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। अब बोलो कि सर अभी भी मुझे जैव विविधता उतना खास समझ में नहीं आ रहा है। तो जैव विविधता भी इस तरीके समझो कि कोई खास स्थान ले लेंगे, वहां पर अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाएंगे, तो उनमें क्या पाई जाएगी, विविधता या विभिन्नता पाई जाएगी, और इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब बोलोगे सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो अब चलो यहाँ कमरे की बात लेते हैं। इस कमरे में तुम देखोगे मैं मनुष्य हूँ, फिर यहाँ चींटी भी है, यहाँ पर तिलचट्टा भी है, मक्खी भी है, मच्छर भी है, फिर यहाँ पर तुम्हारा चूहा भी है, साथ ही साथ छिपकली भी है। तो यहाँ पर रूम क्या हो गया, एक स्थान हो गया जिसमें अलग अलग प्रकार के यहाँ ही जीव जंतु को देख सकते हो। इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों को हम लोग लेंगे, और जितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहां पाए जाएंगे, हम बोलेंगे वहां पर उतना ज्यादा जैव विविधता है। जैसे अब बात करो एक कमरे की और बात करो एक जंगल की, तो जंगल में जैव विविधता क्या पाया जाएगा, बहुत ज्यादा जैव विविधता पाया जाएगा, क्योंकि वहां अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जंतु रहते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो इससे ही हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। यहां इसके एक और परिभाषा लिखते हैं, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पादपों की विभिन्नता को, यानी किसी स्थान पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। अब तुमसे यहां से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, इसे बताना, एक जंगल का जैव विविधता ज्यादा होगा या किसी किसान के खेत का जैव विविधता ज्यादा होगा? तो सिंपल सा आंसर है, एक जंगल में जैव विविधता ज्यादा होगा, कंपेयर करेंगे यदि किसी किसान के खेत से। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो,
अब यहां से हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न, और ये बोलता है कि आखिर ये जैव विविधता हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बहुत इसका साधारण सा उत्तर है, जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का पाया जाना, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स का पाया जाना। तो यदि वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी प्लांट्स की होंगे तो हम लोग उसका उपयोग ज़्यादा कर पाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा वैरायटी जीव जंतुओं के होंगे तो हम लोग उसका क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मानव की सारी आवश्यकता, तो यहाँ पहला पॉइंट बनाएंगे कि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मानव की सारी आवश्यकता प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से पूर्ण होती है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की। इसी के साथ बहुत सारे अन्य संसाधन हैं जिसकी भी हमें आवश्यकता होती है, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इनमें विभिन्नताओं से, विभिन्नता मतलब ये यदि अलग अलग प्रकार के हों तो उसके कारण हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। जैसे सब्जी की बात करें, यदि तुम्हें अलग अलग प्रकार की यहाँ पर सब्जियां मौजूद हैं तो तुम्हें ज़्यादा फायदा है, या फिर सिर्फ एक प्रकार का सब्जी मौजूद होगा तब फायदा है। तो तुम बोलोगे सर मज़ा तो तब आएगा जब बहुत अलग अलग प्रकार का वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हमें मिले, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हमें मिले, तब बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अलग अलग फल से हमें अलग अलग पोषक तत्व मिलेंगे और स्वाद भी मिलेगा। तो तुम बताओ ये जैव विविधता अच्छा हुआ या खराब हुआ? बिल्कुल अच्छा हुआ। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, या सिर्फ एक प्रकार का पेड़ पौधा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो इसका उत्तर सरल सा है कि यदि विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो हमें वो ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे लिए। जैसे किसी पेड़ से हम लोग फल प्राप्त करते हैं, किसी पेड़ से हम लोग लकड़ी प्राप्त करते हैं जिससे फर्नीचर बनाए, किसी पेड़ से हम लोग क्या करते हैं, जलावन की लकड़ी प्राप्त करते हैं, किसी पेड़ से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो मान लो कि रबर प्राप्त करते हैं। तो देखा तुमने, जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनसे यदि अलग अलग चीज़ें मिले तो क्या हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल। लेकिन मान लो कि सिर्फ एक ही प्रकार का प्लांट होता दुनिया में, तो क्या उससे सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जाति का पौधा मिलता, तो क्या हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, अनाज, औषधि उपलब्ध हो पाते? नहीं। अतः जैव विविधता क्या है, बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने बताया वैसा ही यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र को संतुलित करने के लिए। तो अब सबसे पहले तो पढ़ेंगे पारितंत्र क्या होता है या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये भी तुम्हारे बुक में बताया गया है। तो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है, ये हम लोगों को साइंस में भी पढ़ना है, क्लास 10th में ही। तो बात करें किसी एक स्थान की, तो कोई एक स्थान लेते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की चीज पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं अजैव पदार्थ, क्या बोलते हैं, अजैव पदार्थ, और दूसरे को कहते हैं जैव पदार्थ। तो कोई एक स्थान लेंगे, जैसे मान लो एक जंगल ले लिया हम लोगों ने, वो स्थान चूज किया, तो जंगल में बहुत सारे हमें अजैव पदार्थ देखने को मिलेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब क्या कहे जाएंगे, अजैव पदार्थ, जो कहाँ पाए जा रहे हैं। मान लो जंगल एक स्थान लिया, और दूसरा वहां पर जैव पदार्थ भी हैं। जैव पदार्थ मतलब जितने भी जीवित चीज हैं वहां पर, उसे हम लोग जैव पदार्थ कहेंगे। जैसे पेड़ पौधे हो गए, हिरन हो गया, फिर क्या हो गया वहां पर, शेर हो गया, और भी बहुत सारे जीव जंतु। तो इनका हम लोगों ने उदाहरण लिया है, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जैव पदार्थ कहेंगे। इसी के साथ बहुत सारे यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी पाए जाएंगे। तो इन सब को मिला के जो भी जीवित चीज हैं उन्हें हम लोग जैव पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर एक खास स्थान लिया,
वहां पर क्या होगा कि ये जो अजैव पदार्थ है और जैव पदार्थ है आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और एक यहां पर क्या बनाते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पारिस्थितिकी या पारितंत्र कहते हैं और इसी को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहां देखो परिभाषा क्या बोल रहा है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है, जैसे मैंने यहां एक उदाहरण दिया, जिसमें एक क्षेत्र के सभी जीवधारी अथवा पौधे मतलब पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण से क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं और एक जैविक इकाई बनाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई एक स्थान क्षेत्र हुआ, वहां पर जितने भी सजीव हैं वे अपने पर्यावरण के अजैव घटकों से पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक इकाई बनाते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहते हैं। तो बोलता है कि पारितंत्र को संतुलित करना यदि होगा तो उसके लिए जैव विविधता क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर सीधा सा है, क्या है कि पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे एक दूसरे पर जीवन के लिए आश्रित होते हैं और यह तभी संभव हो पाता जब उनके अलग अलग प्रकार, मतलब वे अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो पारितंत्र में मौजूद हों। ऐसा ना होने पर पारितंत्र का संतुलन स्थिर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे इसका उदाहरण समझो, मान लो एक जंगल है, वहां शेर पाया जाता है और उसको खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिरन है और कोई शाकाहारी है ही नहीं। तो बताओ, यदि सिर्फ हिरन है और सिर्फ शेर है तो क्या हो सकता है, शेर क्या करेगा, सारे हिरनों को खा जाएगा, तो वहां कुछ बचेगा, फिर नहीं बचेगा। लेकिन यदि वहां पर मान लो जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब हिरन भी है, खरगोश भी है, गीदड़ भी है, सियार भी है, फिर भैंसा भी है, बारहसिंघा भी है, इतने सारे शाकाहारी जंतु पाए जाते हैं, तो शेर के पास फिर ऑप्शन है कि सबको खा सकता है। और यदि ऐसा होगा तो वहां का जो पारितंत्र है वह क्या होगा, संतुलित होगा। और यही यहां पर भी बताया जा रहा है कि यदि जैव विविधता है तो क्या होगा, संतुलन कायम रहेगा। अब फिर से उसी पर एक उदाहरण लेंगे कि मान लो वहां पर सिर्फ घास है और कोई भी पौधा नहीं पाया जाता और शाकाहारी बहुत सारे हैं और सिर्फ क्या है, घास है। तो मान लो कि वहां जितने भी शाकाहारी है सब वो घास को खा जाएं, या कोई रोग हुआ, सब घास वहां जल गया, तो जैसे ही घास वहां जल जाएगा, घास वहां से साफ हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई पेड़ पौधा है नहीं, तो जितने शाकाहारी हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर जितने मांसाहारी हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इस प्रकार से वो पारितंत्र वहां समाप्त हो जाएगा। तो यहां हम लोगों ने क्या सीखा कि सिर्फ यदि घास है, मतलब एक प्रकार का वहां पौधा है, तो पारितंत्र क्या हो सकता है, असंतुलित हो सकता है। लेकिन मान लो घास के अलावा नाना प्रकार के वहां पर पेड़ पौधे हैं और घास वहां सूख भी जाए, तो क्या शाकाहारी मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, वे दूसरे पेड़ पौधों को खाकर जीवित रहेंगे। और इस प्रकार से जैव विविधता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहां भी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत मेहनत से इसको समझाने का कोशिश किया है बच्चों, तुम्हें जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हैं। अब भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, ये तुम्हें क्या, वनस्पति जात किसे कहेंगे, प्राणी जात किसे कहेंगे, तो जितने भी प्लांट्स होंगे यानी पेड़ पौधे होंगे उनको हम लोग वनस्पति जात के नाम से जानेंगे, और जितने भी जंतु होंगे उन्हें हम लोग प्राणी जात के नाम से जानेंगे। समझ गए, यही यहाँ पर बता रहा है। तो जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में विश्व का 8% जैव उपजातियां
पाई जाती हैं। ये सब अब एनसीईआरटी बुक का है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये याद कर सकते हो तुम। बोलता है यह विश्व का लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं, यानी विश्व का लगभग 16 लाख प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। सोच सकते हो कितना। भारत में लगभग 10% वनस्पति एवं 20% प्राणियों के लुप्त होने का खतरा अधिक है। अब बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर है, मतलब कुछ समय बाद वे क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर हैं, तो ये भी बात यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखो, यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाएगा। क्या बोलता है, लुप्त प्राय प्रजातियों के नाम जो कि नाजुक अवस्था में है, मतलब लुप्त प्राय मतलब वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, नाजुक अवस्था में है। इसमें चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस ये महुआ की जंगली किस्म है, ठीक है, हुबरडिया हेप्टान्यूरॉन घास का प्रजाति है, ये सब शामिल हैं। तो भाई इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए। लुप्त प्रजातियों की संख्या, लुप्त प्राय, तो भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 5 जातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत में पाई जाने वाली ये देखो जातियां, वन्य जीव उपजातियां 81,000 से अधिक हैं और वनस्पति उपजातियां 47,000 से अधिक हैं। ये देखो, यही हमें पढ़ना है मेन टॉपिक यहाँ से, जो कि भी एक क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। बोलता है पौधों और प्राणियों की विभिन्न जातियां, तो यहाँ देख सकते हो ये एकदम यहाँ भी एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सबसे पहला है सामान्य जाति, जिसको हम लोग नॉर्मल स्पीसीज कहते हैं, संकटग्रस्त जाति, सुभेद्य जाति, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति, लुप्त जातियां। ये सारी जातियों के स्पेशल हमें नाम याद करने हैं, इसके बारे में समझना है, इसके उदाहरण को समझना है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर शुरू में ही बताया है, क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मतलब भारत में जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे उनको निम्न श्रेणियों में हम लोग विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तो यहां से एक तो क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अनुसार भारत में पाई जाने वाली जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखें, तो ये नाम हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इनमें क्या अंतर होता है या इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसी को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है सामान्य जाति, और ये सबसे आसान है, ठीक है, शुरू वाला और अंत वाला सबसे आसान है। कैसे आसान है? सामान्य जाति किसे कहेंगे? तो वैसे जीव की जातियां, या इस श्रेणी में वे जातियां आती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य माना जाता है। जैसे मनुष्य, हमारे देश में जो मनुष्यों की संख्या क्या है, वो सामान्य जाति हो गई, यानी कि इस पर कोई संकट नहीं मंडरा रहा है, इसको विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है, ये संकटग्रस्त भी नहीं है, पूरा भरपूर मानव ही मानव है। तो यानी ये क्या हो गया? सामान्य जाति। जो गाय बैल है वो क्या हो गया? एक सामान्य जाति। जो बकरी हो गया वो क्या हो गया? सामान्य जाति हो गया। मतलब इनको जनसंख्या के आधार पर कहीं से कोई खतरा नहीं है, इसको हम लोग सामान्य जाति कहेंगे।
पशु जो हम लोग पालतू पशु है, हमारा साल है, चीड़ है, ये सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनको हम लोग सामान्य जाति में रख सकते हैं। क्या ये पहला भारी है? नहीं, इनकी संख्या इतनी पर्याप्त है कि इनको कोई भी डर नहीं है। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य जाति बोलेंगे। समझ में आ गया सामान्य जाति? चलो लास्ट वाला तो और आसान है, देख लो यहां लास्ट वाला क्या है। ये देखो लास्ट वाला सीधे है लुप्त जातियां। लास्ट वाला क्या बोलता है? लुप्त जातियां। ये ऐसी जातियां थी जो कभी यहां पर पाई जाती थी, लेकिन अभी इनका नामो निशान मिट चुका है, यानी ये विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त मतलब गायब हो चुके हैं यहां से, ठीक है। तो ये जातियां संसार से लुप्त हो चुकी हैं। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख लुप्त जातियों के मुख्य उदाहरण हैं। तो ये विलुप्त जातियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो हमें याद करना है। तो एक क्या हो गया? एक हो गया सामान्य जाति, दूसरा क्या हो गया? विलुप्त जाति। क्या इनमें कोई टेंशन है तुम्हें? नहीं, बहुत आसान है। तो तीसरा भी बहुत आसान है, और तीसरा है हमारा स्थानिक जातियां। तीसरा क्या है? स्थानिक जातियां। अब ये स्थानिक जातियां क्या है? स्थानिक जातियों को एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज उसे कहते हैं जो किसी खास विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाएंगे और दूसरी जगह नहीं पाए जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते। इसीलिए उन्हें हम स्थानिक प्रजाति कहते हैं, यानी कि उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कुछ प्रजातियां केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है। इस प्रजाति को उस क्षेत्र का स्थानीय प्रजाति कहते हैं, स्थानिक प्रजाति कहते हैं। VVI मैंने बोला ना, नोट्स से पढ़ने से क्या फायदा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से डेफिनेशन को लिख दिया जाता है। जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट होता होगा कि भाई इसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या परिभाषा है, वो यहाँ लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा। तो बस आसानी से तुम्हें इसको एग्जाम में लिख देना है कि वे सारी प्रजातियां जो किसी खास क्षेत्र में रहती हैं, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, किसी खास एरिया में पाई जाती हैं, उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं। इस क्षेत्र के अलावा ये और कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ देखो, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर आदि स्थानीय जातियों के उदाहरण है। ये वहीं पर पाए जाएंगे जहां में ये मिलते हैं और दूसरी जगह यहाँ पर ये नहीं मिलेंगे। ये देखो अंडमानी कबूतर यहाँ दिखाया गया है। ये देखो अंडमानी ये निकोबारी कबूतर है। ये देखो निकोबारी कबूतर है और अंडमानी जंगली सुअर है। ये देखो अंडमानी जंगली सुअर है, तो वो वहीं पे मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी को हम लोग स्थानिक जाति कहेंगे। तो तीन हम लोगों ने पढ़ लिया। एक सामान्य जाति हो गया, दूसरा तो एकदम लुप्त ही हो गया, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया स्थानिक जाति। तो अब जो बच गया उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारा सुभेद्य जातियां। क्या है? सुभेद्य जातियां। और इसके पहले आ जाता है हमारा संकटग्रस्त जाति। क्या आ जाता है? संकटग्रस्त जाति। तो इन्हीं को अच्छे से अब हमें समझना है। बाकी तीन तो क्लियर है, एकदम आसान है। ये देखो एकदम आसान है। सामान्य जाति हम लोगों ने सीख लिया, बहुत आसान है सर, जनसंख्या इतनी है कि नहीं समाप्त होंगे। लुप्त तो खत्म ही हो गया। स्थानिक पता एकदम अलग है, ठीक है, और दुर्लभ भी थोड़ा अलग है, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। अब बस दो में कंफ्यूजन हो जाता है, संकटग्रस्त जातियां और सुभेद्य जातियां, इनमें क्या अंतर है? तो बस सुनो क्या अंतर है। संकटग्रस्त जाति अब समझते हैं। तो ऐसी जातियां हैं जिनकी यदि संख्या कम होती जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? लुप्त होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। यानी संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, और यदि थोड़ा और कम हो जाए उनकी संख्या तो वो लुप्त ही हो जाएंगे। इस प्रकार से समझ लो। संकटग्रस्त समझ गए? तो अब समझते हैं सुभेद्य जातियां। तो सुभेद्य जातियों में वैसे जीव जंतु आते हैं कि उनकी यदि संख्या घट गई तो वो आ जाएंगे संकटग्रस्त में।
आ गया समझ में? यानी संकटग्रस्त से सुभेद्य जातियों में संख्या क्या है, ज्यादा है, और सुभेद्य जाति से ज्यादा किसका है, सामान्य जाति। तो पहले नंबर पे आएगा सामान्य जाति, इसका बहुत जनसंख्या है, इसमें घटने से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है सुभेद्य जातियां, सुभेद्य जातियों की भी जनसंख्या ठीक ठाक है, लेकिन इनको भी देख की जरूरत है, सुभेद्य है। तीसरा तुम्हारा संकटग्रस्त, तीसरा क्या है, संकटग्रस्त, यानी कि यदि सामान्य से जनसंख्या कम हो गया, मतलब संख्या कम हो गया, जनसंख्या मैं बार बार बोल रहा हूं तो जनसंख्या समझ ही पा रहा हूं ना, उनकी संख्या, उस जाति में जीवों की संख्या, तो सामान्य का कम हो जाएगा तो वो आ जाएगा सुभेद्य में, सुभेद्य का संख्या कम हो जाएगा तो वो आ जाएगा संकटग्रस्त में, संकटग्रस्त का और ज्यादा कम हो जाएगा तो वो आ जाएगा तुम्हारा लुप्त में। बस यही तो हमें सीरीज याद रखना है कि सामान्य जातियों की संख्या काफी है, लेकिन और घटती जाएंगी तो वे सुभेद्य में पहुंच जाएंगी, सुभेद्य से और संख्या घट गया तो संकटग्रस्त पहुंच जाएंगे, संकटग्रस्त से और कम पड़ गया तो वो अब लुप्त हो जाएंगी, बात खत्म, कोई दिक्कत। और ये सब अलग से हम लोग को पढ़ना, स्थानिक वो अलग है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, जो लुप्त से भी अलग है, और ये एक दुर्लभ जाति है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये एक सीरीज मैंने बताया जिससे कि तुम्हें याद हो जाएगा बहुत आसानी से। तो संकटग्रस्त जातियां किसे बोलता है, तो संकटग्रस्त जाति किसे कह रहा है, जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त प्रजाति। यानी कि अब इसका जनसंख्या कम हो गया, ओहो जनसंख्या मतलब संख्या कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल सा बात। इन जातियों की संख्या में कमी का मुख्य कारण कुछ विषम परिस्थितियां हैं, ठीक है, और यदि ये परिस्थितियां जारी रहती हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये जातियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगी, यही बोल रहा है। काला हिरन, मगरमच्छ, संघाई मणिपुरी हिरन जिसे बोल रहे हैं, शेर, पूंछ वाला बंदर, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, ये सब यहाँ चित्र में भी देख सकते हो। ये देखो गैंडा को दिखाया गया है, ठीक है, काला हिरन को दिखाया गया है, ये सब संकटग्रस्त जातियों में आती हैं। यदि इनका संख्या अब घट गया तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है सुभेद्य जातियां, सुभेद्य जातियों के बारे में मैंने बताया, इनमें वे जाति आती है जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और यदि इनकी संख्या घटेगी तो वो संकटग्रस्त जातियों में आएगा, संकटग्रस्त का घटेगा तो वो विलुप्त में चला जाएगा। इन जातियों के जीव की संख्या भी इतना कम नहीं है कि उन्हें संकटग्रस्त में रखा जा सके, यानी संकटग्रस्त से ऊपर है, और यदि ये संख्या घटते चला गया तो ये जातियां जल्द ही संकटग्रस्त का हिस्सा बन जाएंगी, अर्थात यह भी विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगे। तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि सामान्य जातियां, फिर सुभेद्य जातियां, फिर संकटग्रस्त जातियां, फिर विलुप्त जातियां, ये एक सीरीज बना लो और इसको याद कर लो। नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी का डॉल्फिन इस जातियों के मुख्य उदाहरण है, जिनकी संख्या अभी ठीक है सुभेद्य है, देखो यहाँ नीली भेड़ है, लेकिन यदि इनकी संख्या और घट गई तो फिर ये क्या हो जाएंगी, संकटग्रस्त हो जाएंगी। अब आ गया तुम्हारा दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीसीज, ये क्या है, वह जातियां जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम या सुभेद्य हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है सुभेद्य, इसको अलग से याद करो, उसका सीरीज में नहीं डालेंगे। ये जातियां भी सुभेद्य जातियों की तरह संकटग्रस्त जातियों का हिस्सा बन सकती हैं यदि इनकी संख्या कम हो गई। तो ये रेयर जाति है, मतलब कुछ खास प्रकार के जीव हैं जो कि रेयर कैटेगरी में आते हैं, उनको यहाँ पर डाला गया है। तो ये देख सकते हो, इसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हमने याद कर लेनी है और एकदम समझ लेनी है। तो बच्चों बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बना रहा हूं तुम्हारे लिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत ज़्यादा मैं खड़ा होकर के वीडियो बना नहीं पाता हूं, बहुत थक जाता हूं, तो मैं आगे के वीडियो को बैठ करके कंप्लीट करा दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया है भाई, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को क्लियर कराया है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ना है। अब है हमारा एशियाई चीता, इसके बारे में 2 लाइन पढ़ लो। यह बिल्ली परिवार का होता है और उसका विशिष्ट सदस्य है 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। भारत में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था 1952 में। तो ये सब डाटा दिया गया है तुम्हारा NCERT बुक का, ठीक है। तो ये लुप्त होते वन, ये NCERT का डाटा है, यदि तुम याद करना चाहो तो याद कर भी सकते हो।
देश में वन आवरण कितना है? 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.01% है। तो सघन वन है 12.24%, खुले वन है 8.99%, मैंग्रोव है 0.14%। तो इसको याद कर सकते हो यदि तुम्हें मन है तब। ठीक है, अब देखो, घनत्व के आधार पर वनों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। घनत्व के आधार पर सबसे पहला क्या है? अत्यधिक सघन वन। घनत्व समझ रहे हो कि मान लो एक छोटा सा एरिया है, ये एरिया, और ये भी एक छोटा सा एरिया है। इसमें मान लो कि पूरा वन का बात कर रहा है, प्रजाति का बात नहीं कर रहा कि कितना वन है। इसमें मान लो पूरे में यहाँ पर वन ही वन है, तो यानी कि यहाँ पर घनत्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर छीट फूट कहीं है, मतलब वन, तो यहाँ पर घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। यही घनत्व की बात कही जा रही है। तो पहला है अत्यधिक सघन वन। तो ऐसे वन जहां वृक्षों का जो घनत्व है वह 70% से भी अधिक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अत्यधिक सघन वन कहेंगे। याद रखो इसको, बहुत सिंपल सा चीज है। 70% से अधिक है। यदि 40% से 70% ये घनत्व है वृक्षों का, तो हम इसे क्या कहेंगे? मध्यम सघन वन कहेंगे। और यदि 10% से 40% ये वृक्षों का घनत्व है, तो इसे हम लोग खुला वन कहेंगे। बहुत सिंपल से यही याद करना है। इसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो तुमने सुना भी होगा। ये देखो, यही मैंग्रोव का यहाँ चित्र लगा करके दिखाया जा रहा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो ऐसे झूप व वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं, यानी इनका जो विकास होता है वो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में होता है। तो अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर नदी और सागर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो वहां पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और ये देख सकते हो, यही मैंग्रोव फॉरेस्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। अब आ गया हमारा वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। वनस्पति जात मतलब, अरे भाई, वनस्पति, प्लांट्स, ठीक है। और प्राणी जात मतलब ये जो जंतु है उनकी बात की जा रही है। तो वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारणों को लिखें, ऐसा करके यदि क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यदि तुम मुख्य रूप से देखो तो इनके ह्रास के पीछे किसका कारण है? बिल्कुल मनुष्यों का ही हाथ है इनके पीछे। लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट बना करके लिखना है, तो ये सबसे पहला हम लोग पॉइंट बनाएंगे। कृषि में विस्तार कौन करता है? भाई मनुष्य ही तो करते हैं। संवर्धन वृक्षारोपण कौन करता है? मनुष्य ही तो करते हैं, ठीक है। विकास परियोजनाएं किसके द्वारा लाई जाती है? मनुष्यों के द्वारा ही। खनन किया जाता है। संसाधनों का समान बंटवारा, उपनिवेश काल, वन्य जीवन के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व खेटन, दावानल, तो और इसी के साथ विषाक्तकरण, ये सारे 10 कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को याद कर लो, बहुत आसान पॉइंट्स। उसके बाद में 1-2 लाइन लिख लो, बस तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हो रहा है, उनमें कमी हो रही है। तो सबसे पहला कारण, अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग अपने से भी कुछ बना करके लिख सकते एग्जाम में यदि नहीं आ रहा है। तो कृषि में विस्तार, कृषि में विस्तार मतलब क्या हो गया? खेती के लिए विस्तार। भाई जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो कृषि योग्य भूमि तो नहीं बढ़ रहा है, तो कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा जाएगा। जंगलों को काटा जाएगा तो वनस्पति जात का ह्रास होगा। अब जब जंगल कटेंगे तो प्राणियों की संख्या भी कम होगी। बस यही सब लिख देना है। आवास बनाने हेतु भूमि की बढ़ती मांग के कारण हमने जंगलों को उजाड़ कर दिया, कृषि भूमि में उसको बदल दिया है, इससे वन क्षेत्र कम हो गया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आवास यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ लो कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो बढ़ रही है भैया, तो क्या होगा? लोगों में कृषि मतलब उसको अनाज भी ज़्यादा चाहिए, तो कृषि में विस्तार होगा। इसी के साथ आवास बनाने के लिए भी क्या हो रहा है? स्थान कम पड़ रहा है। ये सब पॉइंट्स क्या याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना है, अपने से बना करके लिख देना है, बस आंसर आएगा। वीडियो यदि स्लो लग रहा है तो तुम थोड़ा सा फास्ट करके देखो, 1.5x फास्ट करके देखोगे तो वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब आ गया संवर्धन वृक्षारोपण। ये सब टर्म्स तुम्हें याद करना है। अब ऊपर वाला तो एकदम नहीं याद करना है, नीचे वाला ध्यान से देखो।
जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पौधे को, एक प्रजाति के प्लांट को, एक प्रजाति के पेड़ को बहुत लंबे स्तर पर इसको जब वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे हम लोग संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ये किया जाता है व्यावसायिक महत्व के लिए, यानी कि इकोनॉमिक फायदा के लिए इसको किया जाता है। जैसे एक एरिया को पूरा साफ करके एक खास प्रकार, जैसे मान लो टीक का पौधा है, उसको लगा दिया गया, जिससे कि क्या होगा, हमें बहुत सालों बाद लकड़ी प्राप्त होंगी। तो उससे क्या हुआ कि वहां पर जो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे थे उनका क्या हो गया, ह्रास हो गया, यानी वहां जैव विविधता क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यही सब कारण है, इसे हम लोग संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। तो ये वर्ड अब याद करना होगा। भारत में कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, उनका विनाश हो गया। ये क्या किया, इसने अलग अन्य प्रजातियों को कम कर दिया। तो ये सब बातें यहाँ पर तुम लिख सकते हो। अब वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्या है? सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। तो ये जो देखो टिक का पौधा, मैंने सागवान को इंग्लिश में टिक कहते हैं, तो सागवान का पौधा को यदि हम लोग केवल सागवान लगाया जाए तो बाकी की प्रजाति के पौधे का क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि वे समाप्त होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण ने हिमालयन ओक और रेडोडोंड्रोन वनों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ये चीड़ पाइन का यदि रोपण किया जाए तो ये भी क्या है, ये भी इसी प्रकार का संवर्धन वृक्षारोपण हो गया, जिसमें एक ही प्रकार के पौधे को बस लगाया जा रहा है। इसके बाद आ गया तुम्हारा विकास परियोजनाएं। देखो पॉइंट्स को एकदम याद रखना, ये सारे पॉइंट्स यदि लिख दोगे तो इसमें अपने से भी बना करके आगे लिख सकते हो। तो सड़क हो गया, रेल हो गया, बड़ी विकास परियोजना। विकास परियोजना मतलब क्या हुआ, जो कि उस क्षेत्र के विकास के लिए वहां सरकारें उसको बनाती हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल का निर्माण, बहुत बड़ी बड़ी विकास योजनाएं जिसमें डैम्स वगैरह भी आ जाते हैं। इसके कारण वनों को क्या होती है भाई, क्षति पहुंचती है। यदि सड़क बनाना है, रेल लाइन बिछाना है, तो सामने जितनी भी चीजें आएंगी उसको क्या करना होगा, साफ करना होगा। और यदि यहाँ वन क्षेत्र है तो वो तो सफाया हो ही जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, वनों को हानि होगा और वहाँ जो प्राणी रहते हैं उनका भी ह्रास होगा। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। तो ये सब बातें हैं जो तुम लिख सकते हो। खनन, खनिजों के निकालने के लिए हमें जंगलों को बर्बाद किया है। अब देखो खनन जो हो रहा है इसमें बहुत सारे खनिजों को निकाला जा रहा है, कोयले को निकाला जा रहा है। तो ये कोई फिक्स्ड जगह थोड़ी है कि यहीं पर ये चीज़ मिलेगा, ये तो कहीं भी मिल सकता है। तो यदि वो चीज़ जंगलों में मिल रहा है तो वहाँ पर जंगलों को फिर साफ करके खनन का कार्य होगा, तो इससे भी क्या होगा, बहुत नुकसान होगा। कुल मिलाकर यदि तुम देखोगे तो इस सारे के पीछे किसका हाथ है, मनुष्यों का ही हाथ है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, यानी यहाँ डोलोमाइट का खनन किया जाता है तो जो बक्सा टाइगर रिजर्व वह क्या है, वहाँ खतरे में आ गया है। संसाधनों का असमान बंटवारा, अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधन का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बात भी तुम यहाँ लिख सकते हो कि अमीर जो है और अमीर बनना चाहता है, पैसा उसके पास इतना है कि उसे ये नहीं फर्क पड़ रहा कि हमारा अगल बगल पर्यावरण को उससे क्या नुकसान पड़ रहा है, और उसी के कारण वो क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता चला जा रहा है। अब उपनिवेश काल जैसे तुम जानते हो कि भारत क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन का ये क्या था, एक उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन की सरकार भारत को चलाती थी और यहाँ का जो संसाधन है उसका दोहन करता था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारत का जो प्राकृतिक वातावरण है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं था, उसे बस दोहन करना था। तो भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल में हुआ, बोल रहा है उपनिवेश काल में हुआ, जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ।
जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो वनस्पति जात है और प्राणी जात है उसको नुकसान हुआ। वन्य जीव के आवास का विनाश, तो यही बात हम लोग अभी तक तो यही पढ़ रहे हैं कि कल कारखानों को लगाने हेतु वनों को साफ किया गया है, और जितने भी कारण अब हम लोगों ने पढ़ा उसमें वनों का सफाई किया गया है, और वन ही है जो कि वन्य जीवों के आवास स्थल होते हैं। तो यदि वन ही नहीं रहेगा तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे? तो ये सारे पॉइंट्स खुद से भी बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक पॉइंट है। जंगली जानवरों को मारना व आखेटन ये एक अलग चीज है। तो जो जंगली जानवर है उसका बहुत लोग शिकार करते हैं, जीव जंतुओं का अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो जानवरों को मारना है, आखेटन करना है, शिकार करना है, ये सब क्या है? जानवरों की संख्या कम कर रही है, कम होता है इससे। जैसे तुम जान रहे हो जो शेर की संख्या कम हुई है, वह आखिर कैसे हुई है? तो उसमें ये जो जानवरों का शिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये इसने निभाया है, जिससे उनकी संख्या कम हुई है। दावानल एक नया टर्म है तुम्हारे लिए। तो क्या है दावानल? दावानल वन के उस प्रकार की आग की घटना को कहते हैं जब किसी वन क्षेत्र के एक भाग या पूरे भाग में आग लग जाता है। तो आग लगेगा तो सोचो क्या होगा? पेड़ पौधे जीव जंतु सभी जलकर नष्ट हो जाएंगे, यही है दावानल। तो दावानल यदि लगता है, चित्र में भी यहां देख सकते हो, तो प्राणी जात वनस्पति जात का क्या होगा? ह्रास ही होगा। विषाक्तकरण ये भी एक नया टर्म है तुम्हारे लिए। तो जो उद्योगों से निकलने वाले कचरे हैं, कृषि क्षेत्र में होने वाले उपयोग होने वाले कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरक है, उससे क्या होता है? जल एवं भूमि यानी मिट्टी प्रदूषित होती है। अब इसका प्रतिकूल प्रभाव कई प्रकार से किस पर पड़ता है? प्लांट्स पे पड़ता है, एनिमल्स पे पड़ता है, और ये भी उसके ह्रास का कारण बन सकता है। तो देखा तुमने, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम ये पॉइंट्स नहीं थे जिसे तुम लिख ही नहीं सकते हो। तुम चाहो तो खुद से भी इसको बना करके लिख सकते हो। तो ये ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं, इसमें कुछ जान नहीं होता उतना, बस थोड़ा सा सुंदर तरीके से इसको लिख देना होता है, तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो बच्चा लोग। अब हिमालयन यव के बारे में बोला जा रहा है। हिमालयन यव चीड़ का एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, यानी एक सदाबहार वृक्ष है जो कि चीड़ के प्रकार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयन यव। यह एक औषधीय पौधा, हिमालयन यव क्या है? एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। समझ रहे हो? इसका पेड़ का छाल, पत्ती, टहनी, जड़ ये सब उपयोगी है। इससे टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जिसका उपयोग विश्व में सबसे अधिक बिकने वाले कैंसर की औषधि बनाने में किया जाता है। तो हिमालयन यव से किस प्रकार कौन सा रसायन निकलेगा? टक्सोल, ये याद कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स याद भी करना होता है। देखो अब एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारण का उल्लेख करें। तो देखा तुमने, अभी 10 पॉइंट मैंने बता दिया था। देखो, तो कृषि में विस्तार हो गया, संवर्धन वृक्षारोपण हो गया, विकास परियोजनाएं हो गई, खनन हो गया, संसाधनों का असमान बंटवारा, अत्यधिक जनसंख्या, वन जीव की आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, और इसी के साथ दावानल, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखा तुमने कितना अच्छा से क्वेश्चन आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। ये सारे चीज़ तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है यार, देखो कितना मजा आता है। यदि क्वेश्चन आंसर आएंगे तो ही तो तुम समझो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका आंसर किस तरीके से करना है। संसाधनों के कम होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि संसाधन कम हो जाएगा तो समाज में क्या दिक्कतें आएंगी? वन और वन्य जीवन के विनाश के प्रभाव को लिखें, या फिर जैव संसाधनों के विनाश के प्रभाव को लिखें। यदि जैव संसाधन का विनाश होगा तो हमारे समाज पे क्या प्रभाव होगा, इसका क्या प्रभाव आ सकता है? वन एवं वन जीवन के विनाश से क्या प्रभाव आ सकता है? किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्या इसके आंसर में लिखेंगे? तो सांस्कृतिक विविधता का विनाश, जैव संसाधनों के विनाश से सांस्कृतिक विविधता का विनाश हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे समाज से जुड़े बहुत सारे लोग पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। देखो भाई, अभी तुम शहरों में रह रहे हो तो तुमको लग रहा है कि वनों से किसी को क्या लेना देना,
लेकिन प्राचीन काल से ही लोग वनों से जुड़े हुए हैं, वहाँ के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उसकी पूजा तक करते हैं। तो यदि वनों का विनाश होता है, यदि वहाँ के जीव जंतुओं का विनाश होता है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ सांस्कृतिक विविधता का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। वन पर आश्रित लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर होना, ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये तो साधारण सा बात है कि जो लोग वन पर आश्रित हैं, वन के उत्पादों को लेकर के उनकी जीविका चलती है और वनों का ह्रास होगा तो भाई उनकी जीविका कैसे चलेगी। इस प्रकार से जैव विनाश के कारण कई जो मूल जातियां हैं जो कि वनों पर आधारित जातियां हैं, मतलब वन से ही अपने जीवन यापन करती हैं, समुदाय गरीब होते जा रहे हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। ये लोग खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्मिक इत्यादि के लिए वन एवं वन जीवन पर निर्भर हैं, परंतु वनों के ह्रास के कारण इनका जीवन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सोचो तुम, जो लोग वन से ही जुड़े हुए हैं और वन का ही विनाश किया जाए तो भाई उनका जीवन कैसे फिर अच्छा हो सकता है। तभी भी बहुत सारी ऐसी मूल जातियां हैं। महिलाओं पर अत्यधिक बोझ, कई समाज में महिलाएं खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करती हैं, परंतु जैव विनाश के कारण अब उन्हें इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलें उनको सामना करना पड़ता है। अरे भाई, पहले जहां वो रहते थे उसके अगल बगल क्षेत्र में वन था और उन्हें मान लो कि लकड़ी इकट्ठा करना होगा या जंगल में बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें वो प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे अब प्राप्त करेंगे यदि जंगल अगल बगल है ही नहीं। अब उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। अब जंगल में जाएंगे भी तो वहाँ जंगल में वे सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ये सब प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ वे परिवार को भी समय नहीं दे पाती, जिससे सामाजिक दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है ये सब हम खुद से बना करके लिख सकते हैं, इसमें कोई खास मेहनत वाली बात नहीं होती, अपने से बना करके लिख सकते हो तुम। अब यहाँ तक ये सब बातें तुम पढ़ रहे हो तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इन सब के पीछे कौन है? सबके पीछे मनुष्य ही है, मनुष्य इसका जिम्मेवार है। और हमारा जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह भी एक इसका दुष्परिणाम है, मतलब जनसंख्या के कारण भी ऐसा चीजें सामने निकल के आ रही हैं। वन के काटने के परोक्ष परिणाम, अब देखो ये तो सारे प्रत्यक्ष थे कि वन नहीं है तो ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वन नहीं होगा तो हमारा जो प्रकृति है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब एक सिंपल सा मैं बता रहा हूं, देखो जैसे ये जो पेड़ है, बहुत सारे यदि पेड़ है तो पेड़ क्या करेंगे, ये मिट्टी को इस तरीके से पकड़ के रखेंगे। पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अब यदि ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगी तो क्या होगा कि यदि बहुत पानी यहां पर आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो ये बारिश इस मिट्टी को बहा करके फिर नहीं ले जाएगा। तो ये पेड़ होने से ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या ये प्रकृति की रक्षा कर रहा है? क्या ये मिट्टी की रक्षा कर रहा है? बिल्कुल रक्षा कर रहा है। तो यहां पर हम लोग पेड़ पौधे से तो डायरेक्ट रूप से बहुत सारा चीज प्राप्त करते ही हैं, इनडायरेक्टली भी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जान रहे हो हमारी ऑक्सीजन की जो भी आपूर्ति हो रही है किसके द्वारा हो रही है? पेड़ पौधे के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वे भोजन बना रहे हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं। अब मान लो पेड़ पौधों की संख्या कम होते जाएगी तो ऑक्सीजन भी क्या होगा? कम मिलेगा। यही सब बातें हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि पेड़ पौधों से हमें डायरेक्ट रूप से तो बहुत सारा चीज़ मिल ही रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से भी वो बहुत हमारे लिए उपयोगी हैं। तो जो सूखा की समस्या है, बाढ़ है, इत्यादि समस्याएं वन के काटने से उत्पन्न होती हैं। ये तो दो ही बात बताई गई, और भी कितनी बातें मैंने बताई तुम्हें। इससे सबसे अधिक गरीब लोग ही प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, यदि सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है तो इससे कौन प्रभावित होगा? गरीब लोग ही तो प्रभावित होंगे। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। वनस्पति जात और प्राणी जात के बचाव के क्या क्या उपाय हैं? बहुत सारे उपाय हम खुद से लिख सकते हैं, अपने आप से लिख सकते हैं। और यही मैं बताने चाह रहा हूँ कि ये जो मतलब क्वेश्चन आंसर है, इसमें मैक्सिमम चीज़ हम लोग खुद से एग्जाम में कर सकते हैं। देख लो क्या क्या कर सकते हैं। वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाएंगे
और वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध करेंगे। यदि ऐसा कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, सख्त कानून लाना। तो अब ये देखो इसके क्या उपाय है, तो ये सिर्फ हमें नहीं करना है, सरकार को भी करना है, क्योंकि तुम थोड़े ही ना ऐसा प्रतिबंध लगा सकते हो, ना ही सख्त कानून बना सकते हो। लेकिन ये बातें बताई जा रही कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि वनों की रक्षा की जाए और हमारे पर्यावरण, हमारा जो प्राणी जात है और वनस्पति जात है उसकी रक्षा की जाए। तो वनों को लगाना, काटने पर प्रतिबंध करना, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध करना, घरेलू ईंधन में सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिका का उपयोग करना, यानी घरेलू ईंधन के रूप में बहुत सारे ऐसे पदार्थ का हम लोग यूज करें जो कि लकड़ियों से अलग हो। लकड़ी के फर्नीचर की जगह अन्य वस्तुओं के फर्नीचर जैसे प्लास्टिक, लोहे आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है, इससे कि लकड़ी की कटाई कम हो सकती है। ये तो भाई अपने से ही लिख देना है ना, सोच सोच के। इसमें लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाना, सेमिनार करना, वन संरक्षण से संबंधित सम्मेलन करना। तो ऐसे ही काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जनसंख्या का नियंत्रण करना, ये भी लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जनसंख्या का यदि नियंत्रण किया जाए तो सबसे बड़ा समस्या तो जनसंख्या ही होते चला जा रहा है। यदि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो सब चीज़ पर अपने आप काबू हो सकता है। भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि वन्य जीव और वन्य जीवन का संरक्षण का क्या क्या उपाय किया जा रहा है, क्या क्या प्रावधान लाए गए हैं। तो प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीवन के रूप में जाना जाता है। वन्य जीवन मतलब क्या हो गया, वैसे जीव जंतु, वैसे पेड़ पौधे जो कि प्राकृतिक आवास में है, मतलब उनको हम खुद से नहीं लगा रहे हैं। वनों और वन्य जीवन में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। यानी वनों का संरक्षण तो तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ाया क्यों जा रहा है, अभी तो तुम बच्चे हो, क्लास 10th में हो, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि तुम एक सजग नागरिक बन सको और इस पर भी ध्यान दो। तुम बस अपना अगल बगल की चीज़ों को देखते हो, लेकिन यदि ये चीज़ें हम लोग इन पर ध्यान नहीं देंगे तो भाई भविष्य बहुत खतरनाक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसीलिए इसको हर एक जगह पे पढ़ाया जा रहा है। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, तो देखो संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी होती है। अभी मैंने बोला ना कि ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें मतलब है, क्या लेना देना है। तो सबसे पहला तो इसके संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी जो हमारा जैव विविधता है वह बना रहेगा। और तुमने शुरू में ही सुन लिया कि जैव विविधता कितना उपयोगी है हमारे लिए। यदि जैव विविधता नष्ट होता है किसी भी प्रकार से तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण करना होगा। इसके संरक्षण से बहुमूल्य संसाधन जैसे जल, मिट्टी इत्यादि बने रहेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स की विविधता को भी संरक्षित करेगा। तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे, जीव विज्ञान में पढ़ोगे कि किस प्रकार से ये जो जीन्स हमारे शरीर में होते हैं, डीएनए होते हैं, वे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं और उसमें विविधताओं का संरक्षण हो रहा है, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी बदलते पर्यावरण के साथ जीवित रह सकता है। तो ये कब संभव है, जब हमारी जो विविधता है प्रकृति में वो बनी रहे। पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा बनी रहती है। यानी यदि हम इसका संरक्षण करेंगे तो जो पेड़ पौधे के आवास हैं उनका वो वैसे ही बने रहेंगे, जिससे उनका फिर संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी के साथ और भी पॉइंट्स तुम यहाँ पर खुद से ऐड कर सकते हो या कि भाई क्यों हमें उसका सुरक्षा करना चाहिए, है ना। तो ये अपने से भी कुछ 2-4 पॉइंट यहाँ लिख सकते हो। मैंने क्या बताया, ये सब अपने से ही लिखने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भारी भरकम नहीं है। अब भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में, 1972 में इसका क्या क्या प्रावधान है।
तो 1960 और 70 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। तो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972। इसको हमें याद कर लेना है। अब इस नियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। जो रक्षित जातियां हैं उनका सूची प्रकाशित किया गया। बची हुई संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। संकटग्रस्त प्रजाति अब तुम्हें पता ही है। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। आखेट पर क्या की शिकार पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन्य जीव पशु विहार बनाए। ये देखना, नेशनल पार्क बनाए गए, पशु विहार बनाए गए, उस एरिया को संरक्षित किया गया। किसी भी तरीके से वहां पर प्रवेश करना निषेध कर दिया गया, शिकार करना निषेध कर दिया गया। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य क्या था? गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों के रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, ये सब इसमें आते हैं। कौन कौन? स्वच्छ जल के मगरमच्छ, लवणीय जल के मगरमच्छ और घड़ियाल। एशियाई शेर और अन्य प्राणी भी इसमें शामिल हैं, जिनके संरक्षण के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। देखा तुमने कितनी बातें लिखी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाना कानूनी रक्षण दिया गया है। मतलब कि उन पर तो शिकार करना एकदम, शिकार तो करना ही नहीं है, ये भी जान लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आजकल संरक्षण परियोजना में किन नई नीतियों को अपनाया जा रहा है? ये एक प्रश्न है। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं कि आजकल संरक्षण परियोजनाओं में कौन कौन सी नीति अपनाई जा रही है। तो बोलता है कि अब संरक्षण परियोजना में कुछ गिने चुने कारकों को संरक्षण देने के बजाय पूरे जैव विविधता पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे किसी एक क्षेत्र को ही संरक्षित कर लिया जाएगा, और इस क्षेत्र को यदि संरक्षित कर लिया जाएगा तो वाजिब है कि यहाँ पर जो जीव हैं वो संरक्षित हो जाएंगे। तो एक नया टेक्निक यूज किया जा रहा है, यानी कुछ गिने चुने कारकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा का पूरा ये जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं पूरे जैव विविधता पर ध्यान दे करके बनाया जा रहा है। इसका असर यह हुआ है कि अब न केवल बड़े स्तनधारियों पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि छोटे छोटे कीटों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी सिर्फ बड़े स्तनधारियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, बल्कि छोटे छोटे कीटों की भी सुरक्षा हो जाएगी। 1980 और 1986 के वन्य जीवन अधिनियम के बाद नई अधिसूचनाएं जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के अनुसार अब कई 100 तितलियों, मॉथ, बीटल और ड्रैगन फ्लाई की भी रक्षित जीवों में की श्रेणी में रखा गया। अब इन पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इनकी भी सुरक्षा की जाए। 1991 में इस लिस्ट में पादप की 6 प्रजातियों को भी रखा गया। तो देखा तुमने, अब नए नए अवधारणाओं को शामिल किया जा रहा है कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को सुरक्षा दे सके, उनकी रक्षा कर सके और जैव विविधता को बचा सके। बाघ परियोजना के बारे में हमें पढ़ना है। तो बाघों के विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया। क्वेश्चन है कि कब शुरू किया गया? 1973 में। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की संख्या कितनी थी? 55,000 थी, जो लगभग 1973 में घटकर 1827 हो गई। सोच सकते हो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। बाघों की, अब ये पूरे देश का बता जा रहा है ये संख्या। बाघों की संख्या के कम होने के प्रमुख कारण, क्या ये तुम खुद से लिख सकते हो? यार क्यों नहीं लिख सकते? ये वही सारे प्रश्न है जिसको हम खुद से बना करके लिख सकते हैं। देख लो, सबसे पहले आवासीय स्थल का सिकुड़ना। आखिर बाघों की संख्या क्यों कम होगी? क्योंकि जंगलों का कटाई हुआ होगा। वे जिस क्षेत्र में रहते थे उसका जगह क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो ये लिख सकते हैं कि जंगलों के कटाई के कारण उनके रहने के स्थान में कमी का आना, ऐसे लिख सकते हो। बाघों के भोजन जैसे हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा आदि की संख्या में लगातार
तो पहले तो उसके आवास का कम होना, फिर उसके भोजन का कम होना, फिर उसका शिकार भी कर लेना। यार सब बाघ के साथ ही करोगे तो क्या होगा, बाघ की संख्या घटेगी नहीं। बाघों के हड्डियों से औषधि एवं खालों के लिए बाघों को मारकर उनका शिकार करके व्यापार करना। मानव के बढ़ते आबादी के कारण वन क्षेत्रों के समीप आवास स्थल होने से मानव और बाघ के बीच में संघर्ष का बढ़ना, जिससे कि भी बाघों की संख्या में कमी आई है। बताओ जरा सा इसमें कौन सा पॉइंट है जिसको तुम खुद से नहीं लिख सकते हो या याद कर सकते हो? क्या इसको रटना है बैठ के? नहीं। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो अपना बुद्धि को लगाओ, सोचो कि क्या क्या पॉइंट्स मैं बना सकता हूँ। या सबसे पहला तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ उसका रहने का स्थान कम हुआ होगा, फिर उसका भोजन कम हुआ होगा, फिर उसका शिकार हुआ होगा, फिर मानवों से उसका क्या हुआ होगा, मानव जहाँ रहते हैं उससे इंटरेक्शन हुआ होगा, जिससे कि बाघों की संख्या में कमी आई, यानी परस्पर मानव और बाघों में संघर्ष हुआ होगा। ये सारे पॉइंट्स के याद करने, बिल्कुल भी नहीं याद करने हैं, खुद से लिखना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि क्वेश्चन आंसर वाइज तुम इसको कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वन और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो भारत में वन और वन्य जीवन संसाधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अब क्या है, सरकार के अधीन है, यानी सरकार उसका नियंत्रण करता है, जो वन विभागों एवं अन्य विभागों के जरिए प्रबंधन और नियंत्रण में है। यानी कि भारत सरकार के वन विभाग और अन्य विभाग इसको नियंत्रित करते हैं और इस पर नजर रखते हैं। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर भारत के वन एवं वन्य जीवन संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। अब यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये याद करना है कि आरक्षित वन किसे कहेंगे, रक्षित वन किसे कहेंगे, ये सारे चीजें हम लोगों को अब याद कर लेना है। तो इस प्रकार का जो वन है वहां आम लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी गति करने का अनुमति नहीं होता है। आरक्षित वन में कोई भी लोगों का प्रवेश वर्जित है और वो किसी प्रकार की वहां पर गतिविधि यानी कि वहां के पशुओं को चराने व खेती की अनुमति नहीं होती है। इनमें किसी भी प्रकार के शिकार की तो बिल्कुल अनुमति नहीं होती, जैसे मैंने बताया था। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के वन क्षेत्र को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है और ये वे वन है जिन्हें इमारती लकड़ी या अन्य वन उत्पादों के लिए आरक्षित किया जाता है। तो देखा तुमने, आरक्षित वन को कितने अच्छे से हमें समझना होगा। कोई प्रकार का गतिविधि नहीं हो सकता, किसी प्रकार का शिकार नहीं हो सकता, पशुओं को चराना, जंगल के पदार्थों का उपयोग करना, ये सारा चीज वर्जित है, मतलब उसमें प्रवेश ही वर्जित है, यही समझ के चलो। दूसरा है रक्षित वन। इसके अंतर्गत वैसे वन क्षेत्र आते हैं जिसका नियंत्रण सरकार के अधीन तो रहता है, परंतु कुछ शर्तों के साथ वन उत्पादन ग्रहण करने का अधिकार आम लोगों को दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शिकार की तुम्हें अनुमति मिल जाएगी, यानी वन उत्पादों को यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वन उत्पाद उपयोग में नहीं ला सकते। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा की जाती है। बस यही सारे पॉइंट्स है जो हमें याद कर लेना है। अब हो गया अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, और ये है तुम्हारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये याद रखना। तो उपरोक्त दोनों प्रकार के वन को छोड़ के अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि क्षेत्र जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के अधीन होता है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। यानी आरक्षित वन, रक्षित वन के अलावा जो वन है और बंजर भूमि है जो कि आम व्यक्तियों, समुदायों के अधीन होता है, वे क्या है, अवर्गीकृत है। ये सरकारों के अधीन भी होता है, ये भी याद रखना। तो इस प्रकार से ये अवर्गीकृत वन है। इसका क्या खासियत है कि इस प्रकार के वन क्षेत्र में जैसे वृक्षों को काटना, मवेशियों को चराना, वन उत्पादन ग्रहण करने का प्रतिबंध लगभग नहीं रहता है, मतलब आम लोगों के लिए खुला हुआ रहता है।
अब आ गया आरक्षित वन का क्षेत्र। तो सर्वाधिक यह मध्य प्रदेश में है, प्रदेश का कुल 75% हिस्सा आरक्षित वन का है। फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब आरक्षित वन के क्षेत्र है। रक्षित वन का बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब रक्षित वन का क्षेत्र है। अवर्गीकृत वन कौन हो गया? तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य, गुजरात स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में, जिसके प्रबंधन कौन कर रहा है? स्थानीय समुदाय, वे सब क्या है? अवर्गीकृत वन वहां पर आते हैं। अब समुदाय और वन संरक्षण, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भारत में कई क्षेत्र में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन संरक्षण का कार्य को कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं। देखो, हमने क्या देखा कि वन का सुरक्षा, वन्य प्राणियों का सुरक्षा का दायित्व किसका होना चाहिए? सरकार का दायित्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, या बोले बहुत सारे ऐसे स्थानीय समुदाय हैं जो स्वयं भी आगे बढ़ चढ़कर ये जो वन है या वन्य जीव प्राणी है उसकी सुरक्षा करते हैं। बहुत ऐसे स्थानीय समुदाय जो सरकार के साथ मिल करके वहां के जीवों का, वहां के वन का रक्षा करते हैं। हालांकि उनको भी कुछ फायदा देती है सरकार, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। राजस्थान का सरिस्का बाघ अभयारण्य में वहां के गांव के लोगों ने खनन कार्य बंद करवाने के लिए, वहां के लोग खनन कार्य बंद करवाने के लिए क्या है? संघर्षरत है। यानी कि वहां के लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं भाई? ताकि वहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोग ने 20,000 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकोर सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किसने किया? स्थानीय समुदाय ने, 5 गांव के लोगों ने मिलकर ये काम किया है। अब देखो, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के बारे में तुमने जरूर सुना होगा। इसने वृक्ष को कटाई को रोकने में वृक्षों की जो कटाई होती है उसको रोकने में यह क्या है? बहुत सहायक हुआ है। इसके बारे में और आगे डिटेल में भी पढ़ोगे, यहाँ तो बस वर्ड यूज किया जा रहा है, चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय आंदोलन जैसे अभियानों ने लोगों को बता दिया है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के बिना भी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के फसलों का व्यापारिक उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये सारे तो इस प्रकार के आंदोलन में आप देखोगे कि लोगों का सहयोग मिला है। यानी कि इसमें सरकारें शामिल नहीं है, बल्कि लोगों के द्वारा ये सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। अब संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, यानी उसमें ग्रामीण लोग रहेंगे, जिसमें ग्रामीण लोग रहेंगे और वन विभाग के अधिकारी भी संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। यानी ये संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, संयुक्त मतलब क्या हुआ कि इसमें ग्रामीण भी हैं और जो सरकारी लोग हैं वो भी हैं, और ये संयुक्त रूप से प्रबंधन कार्यक्रम चलाते हैं। उसके बदले सरकार द्वारा उन्हें कुछ वन संसाधनों का इस्तेमाल का अधिकार भी मिल जाता है। मतलब इसमें लोग वन के सुरक्षा, वन जीवों की सुरक्षा के प्रति कार्य करते हैं और इसमें लोगों का भी कुछ ना कुछ फायदा मिल जाता है। अब वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर टिप्पणी लिखें। ये एक क्वेश्चन आता है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण में जो सहयोगी रीति रिवाज है उस पर क्या करें? टिप्पणी लिखें। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण को बढ़ाते हैं।
भारत में कई समुदायों ने रीति रिवाज पूजा पाठ में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रचलन में है। जैसे आदिवासी लोगों द्वारा कर्मा पूजा, सरहुल पूजा, ठीक है, सरहुल पूजा, हिंदुओं द्वारा शादी विवाह में आम इमली के पेड़ों की पूजा, घरों में तुलसी की पूजा, ये सारी चीजें यदि होती हैं तो सोचो जरा, जिन पौधों की पूजा की जाती है, जिन वृक्षों की पूजा की जाती है, जिन पशुओं की पूजा की जाती है, तो क्या उसका सुरक्षा किया जाएगा? बिल्कुल उसका सुरक्षा किया जाएगा, क्योंकि उनको पवित्र माना जाता है। राजस्थान में विश्नोई समाज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि लोगों द्वारा काले हिरण, नील गाय, चिंकारा, मोर आदि का संरक्षण किया जाता है। ये तुम YouTube पर वीडियो भी देखोगे कि किस प्रकार से वहां के लोग इनका मतलब एकदम परिवार की तरह इनको सुरक्षा देते हैं और इनका देखभाल करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करना, मुंडा और संथाल जनजाति के लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा एवं संरक्षण करते हैं। तो ये जो सभी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो सारा परंपरा है वह क्या कर रहा है? उसके द्वारा वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण होता है, क्योंकि ये जो रीति रिवाज हैं ये वन और वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, पेड़ पौधों और जीवों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस पर एक टिप्पणी इस तरीके से लिखा जा सकता है। याद रखना कि इस टिप्पणी में उदाहरण हम लोगों को देना है, जैसे ये उदाहरण हो गया, यहाँ मुंडा संथाल वाला उदाहरण हो गया। बिना उदाहरण के ये कंप्लीट आंसर नहीं होगा और मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखे। देखो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक उदाहरण है। जो स्थानीय लोग हैं वे किस प्रकार से वन जीव का सुरक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं, किसके साथ मिलकर? सरकार के साथ मिलकर। उसका एक क्या है? उदाहरण है। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। सबसे पहले उड़ीसा राज्य में 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये सब पॉइंट लिखा जा सकता है। इसके अंतर्गत वन विभाग के अधिकारी एवं गांव के लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं। किस चीज का? संरक्षण का कार्य करते हैं। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। और क्या किया जाता है? इसमें वनों का सुरक्षा किया जाता है। काम के बदले, अब देखो गांव वाले या जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, जब वह इस संरक्षण का कार्य करेंगे मिल करके, तो उन्हें क्या फायदा हुआ? तो उन्हें भी उत्पाद का कुछ हिस्सा दिया जाता है। अब कुछ यहाँ प्रश्न जो हैं वो तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, जिसका पूरा वर्णन यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, तुम इसका आंसर जब नोट्स लोगे तो उसमें भी कर सकते हो। जैव विविधता से क्या समझते हैं? सामान्य प्रजाति किसे कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजाति क्या है? सुभेद प्रजाति क्या है? संवर्धन वृक्षारोपण से क्या समझते हैं? भारत में किस क्षेत्र में बीज बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन पहला प्रस्ताव पास किया गया? पृथ्वी के विविध वनस्पति जात और प्राणी जात पर किस प्रकार कारण से? ये सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। वनों के प्रत्यक्ष लाभ को लिखें। ये सारे क्वेश्चन आंसर तुम नोट से कर सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक चीज याद रखना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है बच्चे लोग, तो यदि तुम चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते हो तो हमें ज़रूर फायदा होगा, और हमें फायदा होगा तो हम लोग आपको फायदा दिलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम वीडियो को शेयर भी करने का कोशिश करना। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।